वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम आज नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट किसका टॉपिक है? हमारा एनएमआर का ही टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, जब हमने एनएमआर की बात करी थी तो हमने एनएमआर के अंदर हमारे सिग्नल्स निकाले थे, स्प्लिटिंग देखी थी। उस स्प्लिटिंग की वजह से हमें मल्टीप्लेट्स मिल रहे थे। मल्टीप्लेट्स का मतलब है कि हमने हमारे वहाँ पे क्या चेक किया था? मल्टीप्लिसिटी चेक की थी। कितनी मल्टीप्लिसिटी है कि ट्रिपलेट है, क्वार्टेट है, सिंगलेट है, डबलेट है, ये सारी की सारी हमने वहाँ पे चेक की थी, ठीक है। अब मल्टीप्लेट की फॉर्म के अंदर हम ये बोलते हैं कि जब हमारी स्प्लिटिंग होती है ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग तो हमें मल्टीप्लेट मिलता है। उस मल्टीप्लेट के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं कपलिंग कांस्टेंट से, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक मिनट पूरा लिख देते हैं, ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग, ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग ऑफ splitting occurs which provide a series of multiplates. Series of multiplate. मल्टीप्लेट का मतलब यही है कि हमें उनकी वेरियस मल्टीप्लिसिटी जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें द डिस्टेंस, measured between these multiplates is called coupling constant। उसको क्या बोलते हैं हम? कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जे से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जे से। और जो यूनिट होती है इसकी वो होती है हमारी हर्ट्ज या सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हमने डिनोट कर दिया है कि हमारा जो होता है वो हर्ट्ज होता है एंड साइकिल पर सेकेंड के अंदर ये चीज़ होती है हमारी। अब बात करें कि देखो क्या होता है कि अगर हम इसको देखो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल से समझो कैसे, हम क्या बोल रहे हैं। मैंने इस तरीके का कोई एग्जाम्पल लिया है। अगर हम बात करें तो मेरे पास दो सिग्नल है ए एंड बी। मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो देखो कैसे निकालोगे, n+1 इसके लिए रखोगे तो ये जो आएगी इसके लिए हमारा ट्रिपलेट आएगा और इसके लिए जो आएगा वो मेरा क्वार्टेट आएगा। इस तरीके से जो है वो हमें कुछ हमारी पीक्स जो है वो मिलेंगी। अब देखो इसके पास क्या है, मेरा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो इसके पास तो इसकी क्या हो जाएगी? डी शील्डिंग। मतलब बी वाले प्रोटॉन जो है वो हमें डी शील्डेड की फॉर्म में मिलेगा, ए वाला प्रोटॉन मेरा शील्डेड की फॉर्म में मिलेगा। बाकी स्पेक्ट्रा सिखाना है मुझे अच्छे से, आई नो दैट, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो जब ग्राफ हम इसका बनाएंगे तो ग्राफ में हम क्या बोलेंगे कि लो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनाया। टीएमएस स्केल 0 से शुरू होती है, ये हमें पता ही है। हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट शील्डेड ग्रुप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमारी लाई कर दी होगी, है। ट्रिपलेट की इंटेंसिटी भी पता है कितनी होती है, 1:2:1 की फॉर्म में होती है। इसी तरीके से बात करेंगे हमारे क्वार्टेट की, तो क्वार्टेट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा और वो भी हमें डी शील्डेड। मैंने थोड़ा गैप दिखाया है, ठीक है, लेकिन इतना गैप नहीं होता क्योंकि वेरियस 10 की रीजन के अंदर ही होता है। जब हमने बात की थी शिफ्ट की तो हमने बोला था कि डेल 0 से डेल 10 के बीच में ही हमारी सारी की सारी एनएमआर की जो वैल्यूज़ है वो लाई करती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो एरिया है
इसके और इसके मल्टीप्लेट के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जे। एक पीक से दूसरी पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, हमारा जे बोला जाता है। उसको मेजर किया जाता है कपलिंग कांस्टेंट जे से। अब जरूरी नहीं है दो के बीच में ही हो, ये गैप इन दोनों पीक्स का भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इन दोनों पीक्स में भी तो गैप होगा। और अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करूँ जो इसके लिए आती है, वो 7 हर्ट्ज के अराउंड जो है वो हमारे कपलिंग कांस्टेंट हमारा आता है। तो हमने ये बोला है कि दो पीक्स के बीच का जो मेजरमेंट है उसको मेजर करते हैं कपलिंग कांस्टेंट से, और उसकी जो वैल्यू उसको जे से रिप्रेजेंट करता है। डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बता दिया कि हाँ ठीक है 7 हर्ट्ज होता है, वो हम इनसे पीक से भी निकाल लेंगे, हमारे जो डेल की वैल्यू आएंगी ना हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाली डिस्टेंस। तो साथ ही साथ यहाँ पे भी डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही पॉइंट में होता है, क्योंकि जब तुम यहाँ पे क्वार्टेट बनाओगे तो कहीं ना कहीं इसका सपोज इसकी शील्डिंग की वैल्यू अगर मैं बोलूँ, इसकी शील्डिंग की वैल्यू आ रही है CH3 की, हमने बात भी की थी, कितनी होती है 0.9 होती है, और CH2 की जो होती है 2 डिग्री वाले की वो 1.3 के आसपास हम मान लेते हैं, ठीक है। और साथ में डीशील्डेड हो रहा है तो मैंने ये बोला कि अप्रॉक्स 1 में इंक्रीज कर दूँ तो इसकी मैं मान लेती हूँ कि 2.3 होती है। अब जब तुमने बताया तो कहीं ना कहीं 2.3 के बीच में ही जो है मुझे मेरा ये क्वार्टरेट मिल रहा होगा। 2.3 के बीच में जब क्वार्टरेट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जीरो की वैल्यूज के अंदर ही ये जो पीक्स है ना ये वेरी कर रही होंगी। तो विद इन द मल्टीप्लेट अगर हम जे की वैल्यू देखेंगे तो पॉइंट्स के अंदर वो वैल्यू चलती है हमारी, और अगर इनके गैप में तो अब देखो ये गैप कितने का है 2.3 माइनस 0.9 करो, अप्रॉक्स जो है वो कितने का जाएगा हमारा 1.4। तो इसका मतलब लगभग जो है वो मेरा 1.4 का गैप आ रहा होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से हमारे इस गैप को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा आया है। जनरली जो कपलिंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यूज जो होती है ना वो हमें ऐसे होती है कि गिवन होती है ना, पता होती है कि कितनी कैसे है, प्रैक्टिकली ये हमें डेटा गिवन होता है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें निकालते हैं। तो ये हमने कपलिंग कांस्टेंट बताया कि जो डिस्टेंस होता है ना हमारी दो मल्टीप्लेट के बीच में, हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा कपलिंग कांस्टेंट हम उसको बोलते हैं। तो पीक्स के बीच का जो डिफरेंस है, अब ये डिफरेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक का बताया ना कि कितना होता है, तो 7 हर्ट्ज के आसपास होता है, ठीक है। इसी तरीके से डेटा गिवन होगा तो ही हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं कि हमारा कितना डिफरेंस आएगा। तो जे जो है कपलिंग कांस्टेंट हमें इतना वैल्यूज हमें नहीं बता पाता है। कपलिंग कांस्टेंट क्या काम करेगा, वो काम देखो वैल्यू है, इतना डेटा हमें भी याद नहीं रहता है। जब हमें केमिकल शिफ्ट का डेटा याद नहीं रह रहा तो कपलिंग कांस्टेंट का कहाँ से याद रखेंगे। तो हम ये चीज़ करते हैं कि हम क्या करते हैं, डेटा को याद ना करने की जगह हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें ये पता है कि जे का डिफरेंस आता है। अब इस जे के बिहाफ पे हम जो है वो कपलिंग कांस्टेंट के टाइप्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो इतना तो आई होप मुझे आई होप कि समझ आ चुका होगा इतना तो कि भाई कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। अब अगर हम देखो टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो 3 तरीके के कपलिंग कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहला होता है मेरा जेमिनल कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा होता है विसिनल, जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट पूरा लिखेंगे हम इसको, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, और एक होता है मेरा लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। ये हमें कुछ इस तरीके से 3 मिलते हैं। एक एक की स्टडी करेंगे पूरी अच्छी तरीके से कि जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है हमारा, ठीक है। अगर हमें ध्यान हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा जेमिनल। सबसे पहले तो देखो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको जे से, इसके नीचे हम जैम भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको J2 से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है। देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जेमिनल क्या होता है। जेमिनल मतलब ये होता है कि जो भी हमारे प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, 2 तरीके के प्रोटॉन, मतलब हमें नेबरिंग प्रोटॉन की बात करनी है, तो जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हम इंट्रैक्शन देखते हैं ना स्प्लिटिंग का, तो उस स्प्लिटिंग में क्या हो
कि हमारे एक ही कार्बन के ऊपर मुझे दोनों तरीके के प्रोटॉन्स अवेलेबल हो, HA टाइप का प्रोटॉन भी हो और मेरे पास B टाइप का भी प्रोटॉन हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जैमिनल सिस्टम कहते हैं। तो डेफिनेशन पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, NMR के जो प्रोटॉन्स है वो सेपरेटेड हो, या ऐसे लिख लो इसको, टू नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स separated by two bonds is called जैमिनल कपलिंग कांस्टेंट। दो बॉन्ड्स कैसे, देखो H एंड HB के लिए ये वाले जो दो बॉन्ड्स है ये क्या है, हमारे सेपरेशन का काम करेंगे कि इन दोनों को सेपरेट क्या करेंगे, दो बॉन्ड सेपरेट करेंगे डेफिनेटली, तभी तो H और HB आया हमारा, ठीक है भाई, इधर कोई और ग्रुप होगा इधर कोई और ग्रुप होगा तभी हमारा H और HB में डिफरेंस आएगा, वरना सेम कार्बन के ऊपर डिफरेंट प्रोटॉन अवेलेबल नहीं हो सकता। तो हमने इसीलिए बोला है कि इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब जरूरी नहीं है, देखो ये चीज़ ऐसे हो, केवल कॉन्सेप्ट समझो कि जेमिनल का मतलब है एक कार्बन के ऊपर हमारे दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो, सेपरेशन के लिए दो है, ये जो दो बॉन्ड सेपरेट कर रहे हैं ये दो बॉन्ड्स इधर रिप्रेजेंट किए जाते हैं दो से, जो मैंने ऊपर दो चीज़ लिखी है ना वो इसी के लिए लिखी है कि जो मेरे दो बॉन्ड्स यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इसकी वजह से कि जो J2 रिप्रेजेंट हो रहा है ना वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, दो बॉन्ड्स को, कि जो मेरे दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो सेपरेट हो रहे हैं मेरे किससे, दो बॉन्ड्स से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स कि इसको क्या फैक्टर्स जो है वो इसका लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर देखो हम कपलिंग कांस्टेंट और जेमिनल प्रोटॉन का मतलब एंगल, कपलिंग कांस्टेंट का बात करें और इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, तो हमारा जो जेमिनल वाला है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो इसके थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो जेमिनल कांस्टेंट है हमारा जेम डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एंगल, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा बॉन्ड एंगल के ऊपर। अब अगर हम बात करें कि ये हमारा बॉन्ड एंगल के ऊपर कर रहा है, तो देखो जब हम बॉन्ड एंगल का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करें, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने J मार्क किया है, ऊपर मैंने सपोज नेगेटिव और नीचे जो है वो मेरा पॉजिटिव और ये मेरा 0 यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो हमने ये बोला कि जैसे जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, जे कौन सा, ये जेमिनल वाला, ठीक है, जे शिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव, कहाँ शिफ्ट करेगा, वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जो एंगल बना, सपोज यहाँ से मैंने 100 शुरू किया, 110, 120, 130, 140 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा। हमने यही बोला कि देखो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है, जे पॉजिटिव नेचर के अंदर आ रहा है, ठीक है, जे कम था नेगेटिव जा रहा था, तो इस तरीके से तो जेमिनल कांस्टेंट के अगर फैक्टर्स, देखो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास अगर यूनिवर्सिटी के पेपर्स की बात करें। व्हाट इज कपलिंग कांस्टेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, तो हमें जो ये पूरा डेटा मैंने यहाँ पे लिखा रही हूँ वो एज इट इज़ लिख कर आ जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन क्यों सिलेबस की लाइन ये कहती है कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, दूसरा ये होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट के अगर फैक्टर्स की बात करोगे तो वो मिक्स ही चलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हम फैक्टर्स लेकर आएंगे। तो जैसे हम कपलिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे ना उसी के साथ उसके फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, उसके टाइप के अंदर फैक्टर्स पढ़ेंगे। जैसे जेमिनल पढ़ोगे, विसिनल पढ़ोगे, विसिनल का अलग फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसका मैंने बताया कि थीटा है, बॉन्ड एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ ये भी हम बोलते हैं कि जैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे जे शिफ्ट करता है टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। तो अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करते जाओगे तो जे पॉजिटिव, भाई क्यों होगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करोगे तो एंगल जो है वो क्या बढ़ता जाएगा, तुम्हारा इंक्रीज होता जाएगा। एंगल इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ भी इंक्रीज होती जाएगी। एंड एक और लास्ट फैक्टर हमारा आता है इसका, एस करेक्टर इंक्रीजेस। डेफिनेटली एस करेक्टर जो होता है, अगर एस करेक्टर इंक्रीज होता है, परसेंटेज एस करेक्टर,
तो भी जो है J जो है वो हमारा शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। क्यों? क्योंकि देखो एज करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम ये सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरलिंक कर रही है। भाई तुम देखो बॉन्ड एंगल, अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ग्रुप ले आओगे तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट हमारा आता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा जे जेमिनल, और यहाँ पे ये हम क्या मार्क कर रहे हैं, हमारा बॉन्ड एंगल मार्क कर रहे हैं। तो जेमिनल हमने ये भी पढ़ लिया कि होता क्या है, जे जेम से डिनोट करोगे या J2 से हम इसको डिनोट करते हैं। J2 क्या है कि टू नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन सेपरेटेड बाय टू बॉन्ड्स। टू बॉन्ड से जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो हम उसको जेमिनल कांस्टेंट कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड की। सेकंड की बात करो तो क्या होता है हमारा विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। विसिनल को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा J विस से और J3 से। अब अभी तो मैंने कहा कि दो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था कि दो बॉन्ड से सेपरेशन है, विसिनल है जो है वो 3 बॉन्ड से सेपरेशन मांग रहा है। 3 बॉन्ड्स कैसे, अब देखो विसिनल का मतलब है कि एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर जो है वो हमारे 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो। अब तुम इस तरीके से बनाओगे तो 1 2 3, ये 3 बॉन्ड सेपरेशन हो गया ना, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो हमारे 3 बॉन्ड्स के सेपरेशन से जो हमें चीज़ मिलती है, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारा विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। अब कैसे मार्क करना है वही लिखना है हमें, 2 प्रोटॉन्स नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स separated by 2 non-equivalent protons separated by 3 intervening bonds ठीक है। Then this type of coupling, is known as vicinal coupling constant। उसको क्या बोलेंगे हम, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट बोलेंगे, जिसको हमने डिनोशन बताई दिया है J विस और 3J से होता है। अब अगर इसके फैक्टर की बात करें कि किस फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, देखो अब A और B में सेपरेशन कब होगा, तो डेफिनेटली यहाँ और यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होगा, तभी तो ये बोलोगे A और B अलग है। अब ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, Br हो सकता है, Cl हो सकता है, हमारा कुछ भी इस तरीके से आ सकता है, तब हम बताएंगे कि हमारा सेपरेशन जो है वो होता है। ठीक है, फैक्टर्स की बात करें फैक्टर्स की अगर बात करो तो फैक्टर्स जो इसको करता है वो करता है हमारा डायहेड्रल कांस्टेंट। ठीक है, डायहेड्रल एंगल फैक्टर जो कि रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है हमारा डायहाइड्रल एंगल। तो वैल्यू ऑफ जेमिनल कांस्टेंट जो है डिपेंड करती है हमारे डायहेड्रल कांस्टेंट के ऊपर। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं जे विसिनल और बॉन्ड एंगल का, ठीक है, डायहेड्रल एंगल भी वही है हमारा कि इनके बीच का जो एंगल आएगा हमारा डायहेड्रल एंगल। देखो एक और चीज़ बता देती हूँ, जब हम ये वाली न्यूमन प्रोजेक्शन वाली चीज़ें बनाते हैं इसके अंदर हम ये जो एंगल होते हैं ये हमारे डायहेड्रल एंगल कहलाते हैं। तो जब इनको हम इस वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो उसके एंगल के ऊपर हमारा जे विसिनल डिपेंड करेगा। तो डायहेड्रल एंगल पहले ये पता होना चाहिए कि डायहेड्रल एंगल क्या होता है। बॉन्ड एंगल की बात नहीं करी है हमने बात करी है डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल क्या होता है कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम इसका न्यूमन सॉहर्स और इस तरीके के प्रोजेक्शन वहाँ पे बताते हैं।
वहाँ पे जब हम ये बात करते हैं, हमारे न्यूमन वाली प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो न्यूमन वाले प्रोजेक्शन में हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये यहाँ पे जो एंगल होते हैं वो डायहेड्रल एंगल बनाते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस तरीके से हम ऐसे ऊपर नीचे और इस तरीके से मार्क करते हैं ना यहाँ पे, तो वहाँ पे हम एंगल्स की बात करते हैं। जब हम स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, इन तरीके की गॉच, एंटी गॉच वाली जो स्ट्रक्चर्स आती है ना, वहाँ पे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तब हम वहाँ पे एंगल बता देते भी थे कि कौन सा हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। भाई 180 डिग्री के ऊपर ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, 60 डिग्री के ऊपर ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, 90 डिग्री के ऊपर ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, वो पूरा का पूरा पड़ता है। अब इतना डिटेलिंग तो हम यहाँ पे जा नहीं सकते, है ना, हमें तो कपलिंग कांस्टेंट बन रहा है, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मेरे डायहेड्रल एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, जे विसिनल एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। वैल्यू ऑफ विसिनल कांस्टेंट, इसको यहाँ ले आते हैं, है ना। अब हम यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ विसिनल कांस्टेंट इज मैक्सिमम फॉर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। मैक्सिमम किस किस के लिए होती है हमारी, 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए जो हमारी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि डायहेड्रल एंगल जो है वो भी स्टेबल इसी के ऊपर रहता है, सॉरी अनस्टेबल रहता है 180 डिग्री। और जब हम इसकी चीज़ें करेंगे तो वहाँ हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी उस अकॉर्डिंग, तो इसके ऊपर करता है। अब जो विसिनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ vicinal constant can be given by कार्पस इक्वेशन। कार्पस इक्वेशन से जो है वो हम इसकी वैल्यू को दे सकते हैं। कार्पस इक्वेशन क्या होती है, जे विस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 8.5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 0.28। ठीक है, माइनस का 0.28, और ये जो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन, ये किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर 0 डिग्री टू 90 डिग्री के लिए। ठीक है, देन अगर जे विसिनल हब हमें 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में चाहिए तो उसके लिए यूज़ करते हैं 9.5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से 0.28, और ये हो जाएगा फॉर 90 टू 180 डिग्री के लिए। तो ये हमारी हो गई कार्पस इक्वेशन। तो ये आती है हमारी कार्पस इक्वेशन। ठीक है, तो इससे हम है ना हमारे जे विसिनल की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी क्या है, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है, ज़्यादा उनमें हमें इतना घुसना नहीं है, इतना डीपली उनके अंदर नहीं जाना है। तो जब डीपली नहीं जाना है तो हमें इन चीज़ों को इन तरीके से देखना है। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिकली वैल्यू थी। अब हमने ये तो बोल दिया डायहेड्रल एंगल होता है, डायहेड्रल एंगल तो चलो हम निकाल भी लेंगे, हमारे पास पता है बहुत सारे डायहेड्रल आ जाएंगे, 0 से 180 डिग्री तक बहुत सारे डायहेड्रल एंगल है। 0 से रखते जाओ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी होती है, और मैक्सिमम किसके लिए आती है, 0 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि 1 हो जाता है। तो जब 1 हो जाती है कॉस 0 डिग्री के ऊपर, इतना तो हमें पता है ना, साइन 91 होता है, कॉस 0 और 180 डिग्री 1 होता है हमारा, तो उसके ऊपर हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमें जे विसिनल की मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो हम विसिनल में हमने बात करी कि हमारे पास 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं जो कि हमारे एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब ये एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर हमारे प्रेजेंट है तो हम ये बात बोलेंगे कि एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर किस तरीके से प्रेजेंट है। अब एडजेसेंट कार्बन्स कैसे हो सकता है, तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो देखो C डबल बॉन्ड C H3 H1 H2 और यहाँ पे हो गया हमारा CF। ठीक है, कैसे देखा बेटा
ये चीज़ हमने बताई थी कि हमारे सिग्नल कितने मिलेंगे, हमने 3 सिग्नल मिलते थे। क्यों? क्योंकि हमने ये बोला था कि ये सिस और ट्रांस है, तो सिस के अंदर हमने ये चीज़ बोली थी ना कि हमारे इससे हमें देखना है, इधर जो दिखेगा वो अलग है, इधर जो दिखेगा वो अलग है, तो दोनों प्रोटॉन्स अलग है, तो हमारे 3 प्रोटॉन्स जो है वो अलग हो चुके हैं। अब जब 3 प्रोटॉन्स हमारे अलग हो चुके हैं तो इसके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट आएगा वो देखो, ये इसके लिए जो है, इसके लिए जो मेरा कपलिंग कांस्टेंट आएगा वो जे जैम है। मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 प्रोटॉन अलग अलग आ गए ना, तो तुम्हें जैमिनल का भी एग्जाम्पल मिल गया। जैमिनल तो ये दोनों तो जैमिनल हो गए, और ये दोनों किसको बता रहे हैं, मेरे विसिनल को। ये दोनों किसको बताएंगे, विसिनल को। तो अब हम ये बात करेंगे कि जे की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी। तो देखो एक ऑर्डर याद रखना है हमें, जे सिस ग्रेटर देन जे ट्रांस which is greater than J cis, sorry J geminal. J trans greater than J cis greater than J geminal, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, अब ट्रांस कौन सा है, ट्रांस हमारा H3 है, तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, J3 जो था वो किसके रेस्पेक्ट में ट्रांस है, वो हमारा H2 के रेस्पेक्ट में है ना, या 1 के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, 1 के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, तो 3 1 हो जाएगा। जे सिस की बात करो, जे सिस जो है वो कौन सा है हमारा 2 किसके रेस्पेक्ट में 3, तो 3 2 हो जाएगा। उसके बाद जे जैमिनल मेरा आता है, तो जे जैमिनल कौन सा है, 1 और 2 पोजीशन वाला जो है वो जे जैमिनल है, ये मेरा तो जे जैमिनल 1 2 हो गया। तो ये जो होता है ये ऑर्डर होता है हमारा, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारा जे ट्रांस, जे सिस एंड जे जैमिनल को। ठीक है, तो एक ही के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, और ये ऑर्डर जो है ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ये वाला जो ऑर्डर है दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनको याद रखना है। ठीक है, एक काम करो तुम जब तक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब थर्ड हम लास्ट बात करते हैं हमारे लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट की। ठीक है, अब लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, देखो लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे बॉन्ड्स जो कि हमारे मतलब ऐसे जो हमारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो कि सेपरेटेड हो 3 से अधिक बॉन्ड से, 3 तक तो हम पढ़ ही चुके थे, तो 3 से ज़्यादा का सेपरेशन अगर आता है उसको हम लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। इफ़ 2 प्रोटॉन्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, इफ 2 protons of different chemical environment is separated by more than 3 bonds, then they don't show कपलिंग।
पहली बात तो क्या होता है कि लॉन्ग रेंज कपलिंग हमें दिखती नहीं है, कि अगर हमारे 3 बॉन्ड से ज़्यादा अगर हमारी प्रेजेंट हैं तो हमें जो है वो कपलिंग नहीं दिखेगी। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पे हमें ये दिखती है, जैसे कि हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया हमारा, इनके अंदर जो है वो हमें शो लॉन्ग वहाँ पे जो है वो हमें लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट जो है वो हमें मिलता है। तो ये कुछ हमारी चीज़ें होती हैं कि हमने ये बोला है कि हमारे जो है वो मोर देन 3 बॉन्ड्स से जो है वो हमारा सेपरेशन हो, ठीक है। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब देखो हुआ यूँ कि हमने ये बोला कि ये कपलिंग ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं ना कि पास वाले बगल वाले कार्बन के ऊपर हमारा प्रोटॉन होना चाहिए, तभी तो इंट्रैक्शन होगा भाई, तभी तो हमें मिलेगा ना कि इंट्रैक्शन जो है वो तभी पॉसिबल है। लेकिन हमने क्या बोला, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हो या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, उसके अंदर हमें लॉन्ग रेंज कपलिंग मिल रही है। सपोज हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, इस तरीके से मैंने कुछ लिया, अगर मैं यहाँ जी ग्रुप लगाती हूँ तो ये तीनों मेरे अलग हो जाते हैं और सिग्नल मुझे अलग मिलता है। ये कपलिंग करते हैं और इसी की वजह से जो है वो लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट हमें यहाँ पे मिलता है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखो 2 प्रोटॉन्स यहाँ हैं, ठीक है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है हर के पास। अब ये जी ग्रुप का इफेक्ट हर वाले प्रोटॉन के ऊपर अलग अलग लगता है। जब हम इसका कॉन्जुगेशन देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे, मीजोमेरिक इफेक्ट देखोगे, तो हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इन पोजीशंस के ऊपर अलग वेरिएशन आता है। कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ पे सारी चीज़ें लगती है, पूरी ऑर्गेनिक यहाँ पे आ जाएगी कि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, ये चीज़ें भी आ जाती है। तो हमने अब जी ग्रुप कौन सा था, देखो ये मत बोलना कि मैम हाइड्रोकार्बन आ गया, हाइड्रोकार्बन में हम एक ही सिग्नल की बात करते हैं। यहाँ पे होता है कि लॉन्ग रेंज कपलिंग की वजह से देखो एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा, हमें अगर बेंजीन की डेल की वैल्यू पता हो तो बेटा डेल की वैल्यू मैंने 8 to 9 लिखवाई थी। अब जब 8 to 9 इसकी वैल्यू होती है तो मुझे ये बताओ कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे रेंज के अंदर जा रहा है। जब तुम कोई जी ग्रुप और लगा रहे हो उसके साथ, और जो कि गलती से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो गया, तो उसकी जे की वैल्यू बहुत ज़्यादा चली जाएगी। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो ऐसे कंपाउंड्स हैं वो हमें क्या देखते हैं, हमारा लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट देखते हैं, ठीक है। अब देखो एक वर्ड है कपलिंग। कपलिंग का मतलब अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी स्पिन स्पिन कपलिंग होती है, ठीक है। स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण ही क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग अगर हो रही थी भाई, दोनों जो थे स्पिन हमारे क्या करते थे, मिक्सअप हो रहे थे और मिक्सअप से ही हमारा कपलिंग हो रहा था। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे बोली कि उसी कपलिंग के कारण क्या हो रहा है कि कुछ रेंज एक डिसाइड हो रहा है जो कि एक डिस्टेंस को बता रहा है, उस डिस्टेंस को हमने कपलिंग कांस्टेंट बोला है। अब वो डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होता है कि जो हमारी पीक्स आ रही है उसके बीच में भी आ सकती है, साथ ही साथ हमारे पीक्स के साथ साथ ही वो चीज़ हमारी जो है वो यहाँ पे भी आ सकती है। मैंने अभी तो बोला ना, तो ये जो ये चीज़ आ रही है ये हमें जे को रिप्रेजेंट करती है ना। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ ये भी तो चीज़ जे को रिप्रेजेंट कर सकती है। आगे जब हम अभी डीकपलिंग और ये सब देखेंगे वहाँ पे हम और भी फिनोमिनन चेक करेंगे। तो हमें सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी थी इसके अंदर कि जे जो है वो हर्ट्ज में मेज़र किया जाता है, जे हमारा क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो देखो कपलिंग कांस्टेंट हमारा यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो चुका है, इतना ही डेटा होता है, इतना। अब हमें ये बात बोली थी कि अगर फैक्टर्स और इस तरीके से पूछते हैं तो ये सारे के सारे इसके ये फैक्टर्स ये आते हैं, इसके टाइप समझ लो या कुछ समझ लो। ऑथेंटिक बुक्स के अंदर इतना ही मैटर अवेलेबल है, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इतना भी करवा दिया गया है ना, लेकिन अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बुक्स देख सकते हो, वैसे इतना मैटर सफिशिएंट होता है। अगर हमें इससे ज़्यादा नहीं मिलता है कंटेंट, इसका इतना ही प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर बात करोगे कि हमारा सीरीज़ की कि कितनी सीरीज़ हो चुकी है, तो अगर देखना चाहोगे तो लगभग जैसे NMR ख़त्म होएगी तो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 क्वेश्चन हमारे आराम से अटैम्प्ट हो रहे हैं। मतलब 50 में से हमारा 40 का जो मार्क्स का वेटेज है वो पूरा है। इतना कंटेंट जितना मैंने यहाँ करवाया है, दिस इज़ एन सफिशिएंट अमाउंट। किसी तरीके की कोई नीड नहीं है इसके अंदर, हम इतना पढ़ लेंगे हमारे लिए काफ़ी इनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। हमारा कपलिंग कांस्टेंट यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है। आगे बात करेंगे हमारे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम फैक्टर्स की बात कर लेंगे, केमिकल शिफ्ट की, ठीक है, उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद उसका स्पेक्ट्रा कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें और बची हैं, और कुछ 2-3 छोटी टॉपिक्स और बचेंगे। देन इसके सेकेंड पार्ट में मूव ऑन करेंगे हम ESR के ऊपर। थैंक यू।